चारों तरफ घूमती कैसे है? पिघले हुए मैग्मा या अंदर में जो प्लेट होती है ना, उसके घूर्णन के कारण, उसके गति के कारण पृथ्वी घूमती रहती है। हम इसका फोटो के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारा एक फ़ोटो है, ये है मैग्मा कोश, ठीक है ना। यहाँ से मैग्मा निकलेगा जो ज्वालामुखी के रूप में निकलेगा, गैस के रूप में निकलेगा, राख के रूप में निकलेगा, लावा के रूप में निकलेगा। तो मैग्मा है। जब यहाँ पे हलचल होती है ना, तो इसलिए पृथ्वी गति करती है। गति कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व। कितना डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे, है ना। 66.5 डिग्री अक्ष पे पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी यहाँ पे गति कैसे करती है? मैग्मा में होने वाली गति के कारण ये घूमती रहती है ना। ये यहाँ पे जब भूकंप वगैरह कैसे आएगी? तो जब यहाँ पे प्लेट टकराएगी, नीचे में पृथ्वी की जो प्लेट होती है वो टकराने से क्या आती है? भूकंप आती है। जब वही भूकंप ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो क्या होगा? सुनामी होगा। सुनामी में क्या होता है? तेज़ हवा, तेज़ आंधी तूफान, ये सब क्या है? सुनामी का उदाहरण। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखिए, पृथ्वी के गतियों में दो तरीके के गति होते हैं, एक अंतर्जनिक बल और एक बाहरजनिक। अंतर्जनिक मतलब आंतरिक, है ना, और बाहरजनिक मतलब बाहर। यानी पृथ्वी की गति जो अंदर से करती है उसे क्या कहेंगे? अंतर्जनिक बल। बाहरजनित बल जो बाहर से लगती है। इसका हमको इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब कैसे होगा? अंतर्जनित बल के कारण। अब देखो, सिंपल सा देखो, बहुत आसान है। ये है पृथ्वी हमारा, ठीक है ना। ये पृथ्वी है। रुको, कुछ ऐसा मैं उदाहरण हम मान लो ना, ये हमारा गोल पृथ्वी है, ठीक है। तो भूकंप पर ज्वालामुखी होती है तो हमारा क्या हिलता है? हुँ? जब नीचे से कोई चीज़ कंपन होती है तभी ना आप यहाँ पे महसूस करते हो। कोई आदमी है मान लो, है ना, तो महसूस कब करता है? जब नीचे से बल लगता है तभी ना आप थरथराने लगते हो। तो भूकंप कहाँ होता है? नीचे होता है। ज्वालामुखी कहाँ होती है? आग के दर्रा यहीं पे होगा ना, यहीं पे ना लावा चलते रहते हैं। देखो कहाँ है लावा? यही है ना लावा। तो ये सब कहाँ है? पृथ्वी के अंदर में है ना, है ना। भूस्खलन कहाँ होगा? यहाँ देखो, भूस्खलन, भू से क्या होता है? भूमि, स्खलन मतलब टूटना। तो जब भूमि टूटेगा, जैसे ये मान लो ये बड़ा सा भूमि है और इसको हम दो भाग कर देंगे तो स्खलन हो जाएगा ना, कुछ भाग इधर आ जाएगा, कुछ भाग इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो भूस्खलन जैसे पृथ्वी के अंदर हो रही है, तो अंदर जितनी भी चीज़ें होगी, पृथ्वी हिलेगा, डोलेगा, भूकंप आएगी, भूस्खलन आएगा, ज्वालामुखी आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे, कभी कभी सुखाड़ आता है, तो वो भी सब अंतर्जनिक बल के कारण ही होता है, ठीक है। अंतर्जन जो अंदर में होगा पृथ्वी के। जब एग्जाम हॉल में याद ना रहे कि भूकंप कैसे आता है तो याद रखें भूकंप आता कैसे है? अच्छा, पृथ्वी के अंदर से आता है ना, जमीनवा के अंदर से। तो उससे याद होगा कि अंदर की बात हो रही है, यानी अंतर्जनित बल। तो सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, अंतर्जनित बल क्या होता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन। अब ये भी पूछा आकस्मिक बल किसके अंदर? तो अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक आना। तो भूकंप क्या होता है? मुहूर्त देख के तो नहीं आता ना, अचानक आ जाता है। ज्वालामुखी मुहूर्त देख के तो नहीं, अचानक आ जाता है। जैसे आकस्मिक बल। अब यहाँ देखो, पटल विरूपण बल। पटल विरूपण, तो पटल में क्या होता है? कोई स्थान, और विरूपण मतलब उसके रूप में चेंज आना। तो अगर अभी ये घर बना हुआ है ना, ये घर बना हुआ है, ओके सॉरी, अभी ये कोई घर बना हुआ है, एक घर बना हुआ है, ये नीचे पृथ्वी है ना, लेकिन यहाँ पे भूकंप आएगा तो घर क्या होगा? ऐसे ढह जाएगा पूरा, लेकिन पृथ्वी वही रहेगा ना, ढक है ना। तो इसका पटल क्या होगा? पटल मतलब जो कोई स्थल है, यानी जो पृथ्वी है उसके रूप में परिवर्तन आया, इसलिए घर ही क्या हुआ? ढह गया। और ये सब किसके कारण? अंतर्जनित बल, यानी नीचे से पृथ्वी के हो रहा है तभी ना ये घरवा गिर गया। तो पटल विरूपण बल, आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल जो अचानक आ जाए, तो सब किसके उदाहरण? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बता दी। बहिर्जनित बल, बहिर से मतलब बाहर आना। अब अपर्दन है या निक्षेपण है? तो ये जो हमारा पृथ्वी है प्यारा सा, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में अपर्दन कब होगा? जब इसमें चेंज आ जाएगा ना। तो चेंज कहाँ आता है? बाहर में आता है। तो नदी, बहता जल, पवन कहाँ आता है? ऊपर में आता है। समुद्री तरंग कहाँ दिखती है? समुद्र के ऊपर में दिखती है, यानी कि अंदर दिखती है, ऊपर दिखती है। हिमनद कहाँ दिखती है? ऊपर दिखती है। मैं इसको फोटो दिखा देता हूँ तो आपको याद रहेगा।
ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है, नदी के ऊपर में बह रहा है ना, तो इससे क्या होगा, अपरदन हो रहा है। यहाँ पे देखो दो चीज़ अलग अलग हो रही है ना, अपरदन, इसी में ये चीज़ अलग निकल गया, इसी के नीचे में जब कोई चीज़ें आके ये यहाँ से हट जाएगी, जब ये, एक सेकेंड, जब यही चीज़ यहाँ से अलग होके अलग एक बन जाएगी तो क्या होगा, निक्षेपण हो जाएगा। मतलब ये जो चीज़ अभी साथ में बह रही है ना, ये दोनों साइड से, लेकिन ये वाला पूरा जो चीज़ है इसको घेर देता हूँ, ये अलग हो रही है तो निक्षेपण हो गया। अब यहाँ से ये धारा सीधा चली जाएगी और ये इधर में भी फैल जाएगी। तो निक्षेपण का उदाहरण है, अपरदन का उदाहरण है। हिमनद भी दिखा देता हूँ आप, ये देखो आप ये सब क्या हो रहा है, ज़मीन के ऊपर हो रहा है ना। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे। ये तो मैंने बता दिया। अगर आपको लिखना है कि ज्वालामुखी कहते किसे, तो ये आप देख लो, यहाँ पे एक नीचे में पृथ्वी के अंदर में प्रक्रिया हो रही जो मैग्मा के लावा है, जब ये ऊपर निकल के बाहर आने लगता है तो क्या ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। एक छिद्र भाग है, तो एक लिख लो ये वाला आप, अगर आपको लिखनी है तो ये वाला डिफिनीशन लिख लो, बट इसकी ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि ज्वालामुखी क्या होता है, एक छिद्र के माध्यम से पिघले हुए लावा या पिघले हुए पदार्थ जब बाहर आते हैं तो वो क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। भूकंप मैंने बता दिया कि जब कंपन होती है। अब याद रखेंगे कि उद्गम केंद्र कहाँ कहते हैं, जहाँ से उद्गम होगा, जहाँ से आरंभ होगा, तो जहाँ से भूकंप का कंपन आरंभ होगा उसे क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र। और अधि केंद्र यानी केंद्र के अधि मतलब जो नज़दीक, तो उसे क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र के उसके निकटतम स्थान को क्या कहें, अधि केंद्र, मतलब केंद्र के नज़दीक। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ होगी, जो सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ होगी, अगर यहाँ पे भूकंप होगी तो अगर यहाँ पे जो केंद्र होगा अधि केंद्र, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप होगा ना। तो एग्जाम में पूछा है कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ होती है, तो अधि केंद्र के पास होती है। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ता जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो भूकंप क्या होगा, धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। अब ये जो है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, तो ये सब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आगे की कक्षा में, ठीक है। बस इतना याद रखें कि भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। इसे अभी मत लिखिएगा, मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ये ट्री 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। वो कौन है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जब जानवर हिलने डुलने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तालाब में जब मछलियाँ उत्तेजना यानी जब वो छटपटाने लगती है तो समझ में आ जाता है कि क्या है, भूकंप आने वाला है। सांपों का धरातल पर आना यानी जब वो पृथ्वी से ऊपर आ जाएंगे, जो बिल में रहते हैं, तो हम समझ जाएंगे क्या है, भूकंप आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2001 को कहाँ पे 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था, भूज शहर। और भूज शहर कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, 6.9 तीव्रता और कहाँ पे, भूज शहर में। कितना तारीख को, 26 जनवरी 2001 को। अब यहाँ याद रखेंगे कि भूकंप लेखी क्या है, तो भूकंप लेखी भूकंप का मापने वाला एक यंत्र है। और इसकी तीव्रता कैसे मापते हैं, पूछेगा एग्जाम में, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 से होगी तो क्या होगी, वो सबसे कम हो गया, इसका प्रभाव नहीं होगा। तो पूछेगा एग्जाम में कि भूकंप की कितनी तीव्रता रहेगी कि उसका प्रभाव हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो 2.0 से कम या 2.0। और ये पूछेगा कितना भूकंप की तीव्रता रहेगी जिससे हमें कुछ वस्तुओं का नुकसान होगा, तो 5। और सबसे विनाशकारी कितना होगा, तो जब तीव्रता 7 से अधिक होगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2, 5, 7। 2 में कुछ नहीं होगा, 5 में थोड़ा सा होगा और 7 में पूरा घर खलिहान सब खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि जल प्रपात किसे कहते हैं। सिंपल से यहाँ पे आप फोटो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, नदियों का बहाव था ना,
लेकिन यहाँ पे ढाल का आकार बन गया, तो इसे क्या कहते हैं, जलप्रपात बन गया। यहाँ पे भी एक फोटो देखिए, एक नदी बह रही थी बट यहाँ पे गड्ढा बन गया, और गड्ढा में जब जाके यहाँ पे गिर रहा है पानी तो ये क्या होगा, जलप्रपात। यानी प्रपात यानी कोई पात पे आके वहाँ पे वो जल क्या करे, अपना यानी अपना स्थान बना रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो वो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, और उसका नाम क्या है, एंजल जलप्रपात। ये सब फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा, कहीं नहीं। पूछेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे है। अगला पूछेगा कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, पता है, तो अफ्रीका, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। ये सब लिखते जाइएगा। अब एग्जाम में पूछेंगे विसर्प किसे कहते हैं, तो अब तो विसर्प यानी सर्प मतलब क्या, अगर ऐसे ऐसे चल रहा सांप, अगर वी हो गया मतलब वो ध्यान भटक गया और दूसरे रूप में चलने लगा, तो वो क्या हुआ, विसर्प हुआ। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि सांप नहीं समझनी है, नदी समझनी है, तो नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेशी करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इसमें विसर्प यानी वो सर्प के आकार में अपना जो है वी कर रही है, यानी अपना घूम रही है, यानी अपना वो फ्लो मेंटेन कर रही है, तो क्या विसर्प कहते हैं। अब देखिए, विसर्प लूप नदी से कट जाता है और अलग झील बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चाप झील। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं बट मैंने बता दे रहा हूँ कि आपको याद रखें। अब एक कॉन्सेप्ट है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाती है। कैसे होती है, तब देखो यहाँ से मैदान जो हुआ, मान लो ये देख लो, यहाँ पे एग्जांपल, ये चाप झील है, यहाँ पर समुद्र बह रहा है, लेकिन ये अपना एक अलग निर्माण कर लिया, तो ये चाप झील। वी सर्प देख रहे हो, यहाँ पे अपना आकार बना के चले, वी सर्प। तटबंध यानी ये बांध है समुद्र के आसपास में या नदियों के आसपास में। ठीक है, अब जैसे इस यहाँ से कोई नदी चला, तो जैसे चलेगा इसका फ्लो तो धीरे होता चला जाएगा ना, तो ये होता है किसी भी नदी का मुहाना। मुहाना मतलब जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, और ये क्या होता है, जहाँ पे नदी गिरता है, तो कहीं भी शुरू होगा तो इंसान का एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, जैसे वो आगे बढ़ता है तो एनर्जी लो होते चला जाता है। तो एग्जाम में कहीं पूछे तो भूल चुक से कि नदी का प्रवाह सबसे कम कहाँ होता है, तो समुद्र में होता है। ये देखिए, डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा उसे कहते हैं जहाँ पे अवसादों का संग्रह होता है, यानी समुद्र, जैसे कोई नदी है ना, तो नदी इधर से कुछ पत्थर ले ली, उधर से कुछ कल ले ली, इधर से कोई मिट्टी ले ली, इधर से कुछ हवा का रेत ले लिया, इधर से कुछ ले लिया, है ना, मान लो ना, इधर से कुछ मिट्टी, इधर चिकना मिट्टी, बालुआ मिट्टी, ये सब आके यहाँ पे जमा हो गया, तो ये हो गया, ये जमा वाला जो क्षेत्र है ये हो गया डेल्टा। ये आप फोटो देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं एक मुख्य नदी है ना, और ये यहाँ से कुछ ले रहे, यहाँ से ले रहे, यहाँ से ले रहे, एक जगह आके जम गई, तो ये डेल्टा हो गई। ये देखिए, इस समुद्री गुफा देख रही है, समुद्री गुफा, इसकी क्या हो रही है, ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पे क्षेत्र में समुद्र के बीच में एक चित्र बन गया, तो गुफा से मतलब गुफा का आकार का समुद्र के बीच में बटेगा तो समुद्र गुफा। तटीय मेहराब यानी केवल इसमें छत ही बचती है, बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बचती है, मतलब चारों तरह से पैक है ना शिला, यानी ये जो कोई पत्थर है और इसमें सिर्फ एक छत बच गई, मतलब छोटा सा गोला बन गया, तो ये क्या हुआ, तटीय मेहराब। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लग रहा है कि जो बीपीएससी अपना लेवल गिरा रहा है ना, तो पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जब समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। ये पूरा याद ही कर लीजिए। उसके बाद है कि इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, तो उसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। तटीय मेहराब उससे बनता है, और केवल दीवारें बच जाती है तो उन दीवारों की आकृति को स्टैक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि समुद्र के जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को क्या कहते हैं, समुद्री भृगु, और किनारों पर और साथ जमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, पुलीन, है ना।
समुद्री तरंग जब किनारों पे अवसाद जमा करेगी तो उसे क्या कहेंगे, पुलीन कहेंगे, यानी पुल का निर्माण करेगी। ठीक है, हमने बताया कि अवसाद क्या होता है। ये जैसे है कुछ कि हिमनद के कार्य क्या है। तो हिमनद ये देख रहे हो पूरा, कहीं पे क्या है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे गोलाश्मी मिट्टी है ना, ये सब देख रहे हो भूराधा टाइप का। और ये सब जब कहीं पे जाके भर जाएगा तो क्या होगा, झील बना देगा। यही सब क्या करेगा, एक जगह आके यहाँ पे सब आके क्या करेगा, झील का निर्माण कर देगा। ठीक है, हिमनद हिमोट क्या कहते हैं, तो ये हिमोट का उल्टा है जलोढ़। जलोढ़ एक मिट्टी है, और मिट्टी कैसे बनती है, तो नई तरीके का अपरदन से जो मिट्टी आती है वो नई है, तो जलोढ़ हो गया, और उसे हिमोट कह देंगे तो अंग्रेजी में हिमालय हिमोट, यानी वो ठंडा स्थल वाला क्षेत्र हो जाएगा। जलोढ़ मतलब जो गर्म के क्षेत्र में जो मतलब नदियों के द्वारा लाया जाता है, और जो हिमालयों के द्वारा लाया जाता है उसे हिमोट। बात खत्म, इतना ही याद रखना है। अब देखिए कि पवन रेगिस्तान में क्या काम करता है, तो अपरदन एवं निक्षेपण, यानी अगर यहाँ पे ये जो है रेत, तो अगर उड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अपरदन होगा, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा। अगर यहाँ से उड़ के यहाँ गया तो यहाँ पे करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपर्दित होकर यहाँ पे आ गया, निक्षेपित हो गया तो यहाँ पे गड्ढा बना दिया। तो ये बस पवन का इतना ही काम है, इसे पूछना नहीं चाहिए, बट कहीं पूछ दे तो आपको याद रखना है कि पवन का काम क्या, अपर्दन और निक्षेपण। सब अपना बालू को उठा के उधर फेंकना, फिर उधर से यहाँ पे गड्ढा बन जाना। अभी पूछे कि बालू टिब्बा किसे कहते हैं, तो अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जब पवन का बहाव रुक जाता है और यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी में बन जाती है, जिसे बालू टिब्बा कहेंगे। टिब्बा से याद रखेंगे टिब्बी, है ना। और टीबी क्या होता है, छोटा सा आकार होता है। तो हम टीबी को इधर उधर करते रहते हैं ना, तो टीबी को इधर उधर कर देते हैं, एक जगह सेटल कर देते हैं, तो क्या हो गया, हमको सेटल कर दिया। उसी तरीके से बालू टिब्बा। अब ये देखिए एक और है कि लोएस कहते किसे, तो जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, पता ही है। और ये विस्तृत क्षेत्र में जब निक्षेपित होते हैं, निक्षेपित, उसे लोएस कहते हैं। ठीक है ना, लो एस, एस का मतलब ही होता है छोटे छोटे कण, फ्लाई एश, लो एस। तो ये अगर एस भी याद रहेगा तो एस से क्या याद रखेंगे, शॉर्ट। शॉर्ट से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जो कण है, और छोटे छोटे कण जब विस्तृत हो जाएंगे मतलब बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाएंगे तो उसे लोएस कहते हैं। और एग्जाम में पूछेगा कि सबसे विशाल लोएस क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विशाल लोएस क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। इनमें से विटामिन बी12। सो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो पता है कि शैल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं, क्योंकि समुद्री तरंग क्या होती है, वो मान लो ये समुद्र है, यहाँ पे पानी भरी है, तो समुद्री तरंग में शैल कहाँ से आएगी, है ना। ये तो तरंगे जब ऊपर में बनती है तो इसकी धाराएं, तरंगों का काम क्या है, धाराओं को तेज करना, बहाव करना, है ना, तो ये सब काम है। ठीक है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, तो हिमोड है, हमने बताया। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ये सब क्या होती है, आकस्मिक घटनाएं। छत्रक शैली पाई जाती है कहाँ, रेगिस्तान क्षेत्र में, है ना। ऐसे बनते हैं, ऐसे क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालू भरे रहते हैं ना। अगर ये सब देखना हो तो सिंपली लेना है बालू, बालू लेना, उसको ढालना है ऊपर से, ये रहा हाथ, एक सेकेंड, ये हाथ है। जब गिराओगे बालू को हाथ से तो ऐसे रेत की तरह एक गोल बन जाएगा, तो ये छत्रक का कारक हो जाएगा। चाप झील कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटी में। कैसे पाई जाती है, तो अगर नदी बह रही है और ये अलग होकर यहाँ से यहाँ पे कोई झील का आकार का बन जाता है, तो ये क्या होगा, चाप झील। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमनद क्या होता है, सॉरी ये इसमें गलत दिया हुआ है, छत्रक शैली का, और हिमनद भी तो छत्रक शैली का ही होता है ना। जब बर्फे गिराओगे कहीं से तो वो भी क्या होगा, ऐसे ही आकार लेता है ना। अभी हमने फोटो देखी ना, तो ऐसे ऐसे हिमनद है ना। अगर नहीं देखी तो पीछे करके आप देख लीजिएगा, वो भी छत्रक शैली का ही होता है। अब बालू भी कैसे होती है, रेगिस्तान वाला, वो भी छत्रक शैली। छत्रक शैली मतलब छत्ता का आकार का, ठीक है ना। देख लो आप फोटो एक बार पीछे करके।
अगर मैं फिर से फोटो दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। विसर्प क्या कहते हैं? विसर्प मैंने बताया ना, सांप का आकार का हो जाता है ना, और वो क्या होता है, ऐसे ऐसे घुमावदार होते हैं ना विसर्प। तो बर्फ की नदी जो होती है विसर्प की उदाहरण है। पुलिन क्या है? एक समुद्री तट है, जो हमने बताया, जो समुद्र के, जैसे समुद्र है पूरा, तो इसके किनारे पे एगो, उसे क्या कहते हैं? पुलिन कहते हैं। बालू टिब्बा क्या है? तो हमने पढ़ा था कि समुद्री भूगिरिव है ना, बालू टिब्बा। जल प्रपात क्या है? पृथ्वी के कंपन से जो बनती है। सॉरी, नहीं, ये सब ये गलत आंसर दिया हुआ, ठीक है ना। ये मैं आंसर देख के मैं गलत ही आंसर दिया ही हुआ है, सॉरी। हिमनद बेसिकली क्या है? ये बर्फ की नदी है, ठीक है, याद रखना हिमनद। विसर्प क्या है? तो विसर्प क्या है? नदियों का एक साइड वाला क्षेत्र है, ठीक है। भूकंप क्या है? पृथ्वी का कंपन है। बालू टिब्बा का है? कठोर संस्तर शैल है। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप ना इसको एक बार अपने से ट्राई करना, ठीक है, तो आपको याद है कि नहीं इसे पता चलेगा। मैं तो सभी बता दूंगा, ये गलत आंसर मेरे से लिखा गया था इसलिए हड़बड़ाहट में, लेकिन मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप खुद से एक बार करके देखिए। अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा वायु। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीन हाउस गैस कैसे बनती है?